अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब समझना पड़ेगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जैसे मान लो कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी, तो तीनों जन का मिला के एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है। ठीक है ना। तीनों जन का मिला के एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, इसलिए नाम आ गया जॉइंट, तीनों जन का एक और लाइफ पॉलिसी। सेकेंड नंबर पॉइंट, प्रीमियम कौन पे करेगा। प्रीमियम विल बी पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। फर्म वो लोग के बिहाफ पे पेमेंट करेगा, पार्टनर लोग को अपना पर्सनली देने का दरकार नहीं। ठीक है, तो बिजनेस का खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। थर्ड नंबर पॉइंट, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, शॉर्ट में जेएलपी बोलता है, इसका पैसा हम लोग को दो कंडीशन में मिलेगा। पहला, मैच्योरिटी पे। मान लो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया 10 साल के लिए, 10 साल प्रीमियम पे कर रहा है, एवरी ईयर प्रीमियम पे कर रहा है। ठीक है, 10,000 का प्रीमियम मान लो। बट ये बोल दिया कि 10 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, अच्छा 10 साल पेमेंट करेगा, हर साल 10,000 दे रहा है, तो साल भर का खर्चा कितना हुआ, 10,000। 10 साल का कितना चल पैसा चला गया प्रीमियम के नाम पे, 1 लाख। बट जब हम लोग लिया था तो इंश्योरेंस वाला लोग ये बोला कि हम आपको जब ये पूरा 10 साल कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको देगा 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, वैसे मान लो ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट। तो मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ज्यादा मिलेगा, जितना हम लोग 10 साल में प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा ही मिलेगा। सेकेंड, यहाँ अगर कोई पार्टनर का बीच में डेथ हो गया, मान लो 10 साल का पॉलिसी लिया है, 5 साल कंप्लीट, 5 साल पैसा दे रहा है, 10,000 50,000 चला गया, 5वां साल में ये हुआ कि एक पार्टनर का डेथ हो गया, तब भी पूरा 1.5 लाख या 2 लाख मिल जाएगा। समझा रितिका। यहाँ तो पूरा टर्म कंप्लीट करना पड़ेगा 10 साल का, और अगर पूरा 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो वो मिल जाएगा। बेनिफिट बोलता है ना, जैसे अपना इंश्योरेंस पॉलिसी भी हम लोग लेता है, सम एश्योर्ड करा के रखा है, डेथ हो गया तो मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस है। अब रिटायरमेंट का केस में ये आता है कि 3 पार्टनर है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है 10 साल का, एक पार्टनर बीच में छोड़ के चला गया, तो मैच्योरिटी वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो लॉस हो गया अपना, 50,000 चला गया। तो क्या होता है ना कि जेएलपी को सरेंडर करना पड़ता है अपने को, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो लिया था 3 पार्टनर के नाम पे लिया था, अब एक पार्टनर तो चला गया, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा हम क्यों दे, बिजनेस क्यों दे, अब तो वो पार्टनर तो है नहीं। पॉलिसी किसका लेके रखा, पार्टनर का। तो वो लोग क्या करेगा, वो पॉलिसी को सरेंडर कर देगा, और फिर 2 पार्टनर जो रह गया वो लोग अपने नाम पे एक और पॉलिसी ले लेगा, कर सकता है वैसे। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी शॉर्ट में बोलता है जेएलपी, मैच्योर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी, जब टर्म कंप्लीट हो गया तब मिलेगा, और पेमेंट ऑफ द जेएलपी इज रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर कवर्ड अंडर द पॉलिसी विच एवर इज द अर्लियर। अगर डेट पहले हो गया तो तब मिल जाएगा, और डेट नहीं हुआ, बाद में डेट हुआ, तो 10 साल तो कंप्लीट हो गया ना, तो पहले 10 साल कंप्लीट हुआ तब मिल जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इफ द पॉलिसी रिमेन्स अनमेच्योर्ड, मैच्योर नहीं हुआ, 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ, द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ए शेयर इन सच अनमेच्योर्ड लाइफ पॉलिसी बिकॉज द प्रीमियम फॉर सच पॉलिसी वर पेड आउट ऑफ फर्म्स, फर्म का प्रॉफिट से पेमेंट किया, इन विच ही ऑल्सो हैड हिज शेयर। शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ऑन सच पॉलिसी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सरेंडर वैल्यू। अच्छा देखो, हम तुम लोग को जो बोला ना कि वो सरेंडर कर देगा, तो सरेंडर करने से भी कुछ पैसा मिलता है। मान लो कि एवरी ईयर 10,000 रुपया प्रीमियम जा रहा है, 5 साल में कितना दे दिया, 50,000।
मान लो 5 साल बाद एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो हम लोग क्या करेगा, सरेंडर कर देगा वो पॉलिसी को। हम लोग बोल देगा एक पार्टनर छोड़ के चला गया, पॉलिसी आप वापस ले लो, हम लोग और आगे प्रीमियम नहीं दे पाएगा, लोग एक नया पॉलिसी लेगा, उसको बोलते हैं सरेंडर करना। पॉलिसी सरेंडर कर दिया तो ये 50,000 लॉस नहीं होगा, वो लोग कुछ परसेंटेज इसका दे देगा। मान लो कि वो लोग बोला ठीक है सरेंडर वैल्यू जो होगा ना, सरेंडर वैल्यू मान लो कि बोल दिया कि हम लोग आपको 36,000 रुपये दे देगा, पूरा नहीं मिलेगा, कमती मिलेगा सरेंडर करते समय। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस पर इसका हक है कि नहीं है, वो जो पैसा आएगा, ठीक है। सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट विच द इंश्योरेंस कंपनी वुड पे इफ द पॉलिसी इज डिसकंटिन्यूड। गलती हम लोग का नहीं है, सॉरी गलती इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, हम लोग का गलती है कि हम लोग का एक पार्टनर छोड़ के चला गया, तो हम लोग को तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो पूरा लॉस नहीं होता, वो लोग थोड़ा वैल्यू दे देता है बट कमती देता है। अगर पूरा टाइम कंप्लीट कर लिया या किसी का दे दोगे तो वो ज़्यादा मिल जाएगा, बट अगर तुम पहले ही डिसकंटिन्यू कर रहा है तो कम मिलेगा अपने को। एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द फर्म इज वांटेड टू बी विथड्रॉन। सरेंडर वैल्यू इज नथिंग बट द प्रेजेंट कैश वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। आज का डेट में पॉलिसी का वैल्यू सरेंडर करने से कितना आएगा। अच्छा इसमें भी एक बात हो जाता है, जैसे मान लो कि पहला साल हम लोग अगर इंश्योरेंस पॉलिसी पे करता है 10,000, प्रीमियम दिया 10,000, तो सरेंडर वैल्यू होगा 0। दूसरा साल भी हम लोग प्रीमियम पे कर दिया 10,000, सरेंडर वैल्यू बोल दिया 8,000 मिलेगा तुमको। सेकेंड ईयर में अगर सरेंडर कर देता है 8,000 मिल गया। अब देखो हम बोल दिया 8,000, तो 8,000 नहीं, वो डिपेंड करता है वो लोग का परसेंटेज सिस्टम के हिसाब से। वो लोग बोल देगा कि 20% हम लोग रखेगा, 80% दे देगा या 75% दे देगा, अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी रहता है। तीसरा साल मान लो कि और 10,000 हम पे कर दिया, अब वो लोग बोलेगा सरेंडर वैल्यू हम लोग आपको 15,000 देगा। चौथा साल भी हम लोग दिया 10,000, तो सरेंडर वैल्यू मान लो कि वो लोग बोल दिया 23,000 देगा। ऐसे चलता है, जितना इंश्योरेंस पे कर रहा है वैसे सरेंडर वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग पे करते जा रहे हैं। तो एवरी ईयर सरेंडर वैल्यू अलग रहेगा, समझ गया। हम लोग यहाँ पे कितना दे दिया, 4 साल में 40,000, बट जाके हमको कितना मिल रहा है, सरेंडर करेगा आज तो 23,000 मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा तुम्हारा उसका। अच्छा अकाउंटिंग एंट्रीज, वेयर द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये समझने के लिए पहले तुम लोग को 3 चीज समझना पड़ेगा। पहला, ये हम तुम लोग को बाद में समझाएगा, पहले ये समझ लो, ठीक है। अच्छा हम लोग कोई भी खर्चा करता है, हम लोग कोई भी खर्चा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हर महीने का सैलरी है 10,000 रुपया, तो टोटल साल में सैलरी कितना होता है। अच्छा हम एवरी मंथ अगर सैलरी पे करेगा तो हम क्या एंट्री मारेगा, एवरी मंथ ये एंट्री मारेगा ना, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, एवरी मंथ का एंड में, ठीक है। तो मेरा पूरा साल भर का सैलरी कितना गया, फिर हम वो सैलरी को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब कोई भी एक्सपेंसेस का बैलेंसेस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमको इसी साल का खर्चा लेना है। मान लो कि मेरा इस साल खर्चा हुआ 1,20,000, नेक्स्ट ईयर हम सैलरी और 1,20,000 दे दिया, तो मेरा वो सैलरी का खर्चा काउंट होते जाएगा क्या, चलते जाएगा क्या। लास्ट ईयर का 1,20,000 उतना बैलेंस आया, फिर इस साल से वापस से स्टार्ट किया तो 2,40,000 हो गया 2 साल का मिला के। बट हमको 2 साल का करना क्यों है, हमको साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, तो साल भर का खर्चा हमको पीएल में लेके जाना पड़ेगा, साल भर का इनकम हमको पीएल में लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी एसेट है, लाइबिलिटीज है या कैपिटल है, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, और जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है उसको क्या होता है, हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पीएल में इस साल का खर्चा ले लेगा 1,20,000, लेगा कि नहीं लेगा। अच्छा सैलरी अकाउंट बनने से कैसे बनेगा सैलरी अकाउंट, सैलरी हम लोग जर्नल एंट्री किया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना। तो सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, तो हम सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड में क्या लिखेगा, टू कैश, और यहाँ पे बैलेंस आ गया 10,000। अब बोलेगा सर आप तो यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिए,
कंफ्यूजन है थोड़ा। यहाँ पे हम बैलेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, महीना महीना का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट एंड में जाके पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा वो। हम एवरी मंथ पीएल में ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पीएल कब बनता है, ईयर एंड में। तो पूरा खर्चा जो होगा साल का जमा जितना खर्चा हुआ है वो पीएल में ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये बैलेंस हो गया कैरी फॉरवर्ड मेरा 1 महीना का खर्चा। फिर वापस से और खर्चा किया, टोटल खर्चा कितना हो गया 20,000। ऐसे करते करते चलते रहेगा। फिर लास्ट में आ गया मार्च, 11 महीना का 1,10,000 खर्चा हो गया। फिर एक 10,000 और खर्चा किया, टोटल कितना हुआ। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पीएल में ले लेते हैं। तो जो पीएल अकाउंट बनेगा, पीएल का डेबिट साइड में यहाँ पे सैलरी आ जाएगा, आएगा ना। जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे सैलरी माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपना। तो कोई भी खर्चा को अगर हम लोग पीएल में ले लेते हैं तो अपना प्रॉफिट क्या होता है, देखिएगा। कोई भी खर्चा को अगर हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया था, 4,20,000, बट 1,20,000 हम लोग खर्चा में ले लिया तो बचा कितना प्रॉफिट, 3,00,000। तो एक्सपेंस अगर हम लोग ट्रीट करेगा तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, उसको हम लोग खर्चा मान के चल रहे हैं कि हम लोग जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं 12 का 12,000 रुपया वो पूरा खर्चा। चलो पहले एंट्री क्या होगा, हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 12,000 रुपया पे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक और एंट्री यहाँ पे करेगा, पीएल टू जेएलपी 12,000 रुपया, 12,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया हम लोग। तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जेएलपी यहाँ पे कितना आ गया। मान लो अंदाजा लेके चलने बोल रहा है, एग्जाम करने बोल रहा है कि अपना प्रॉफिट कितना है 42,000। तो 42,000 में 12,000 तो खर्चा ही ले लिया, बचा कितना प्रॉफिट 30,000। अब हम लोग कर रहा है क्या, पार्टनरशिप। तो प्रॉफिट कितना आया, मान लो ए बी सी तीनों पार्टनर है, इक्वल है, तो कितना बटा 10 10 10 30 बच गया। अब मान लो कि बीच में सरेंडर करने के बाद मेरा पैसा आ रहा कुछ पैसा आ रहा है, मान लो 6,000 ही आ रहा है, ये 10,000 हम लोग किया, ये मान के चलो ये फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर है, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो सेकंड ईयर में मान के चलो कि हम सरेंडर कर दिया और हमको पैसा मिल गया 6,000 रुपये। अब क्या एंट्री करेगा, पहले तो अपना आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, 6,000 रुपया मिला। यहाँ पे हम लिखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, लिखा है प्रीमियम, ये प्रीमियम पे कर रहा है, बट ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी 6,000 डेबिट टू ए टू बी टू सी, 2,000 2,000 2,000। तो जो पार्टनर जाएगा, मान लो कि बी पार्टनर जा रहा है तो बी को 2,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो सरेंडर करके जा रहा है। अच्छा, वो सरेंडर वैल्यू क्यों लेके जाएगा, क्योंकि लिए इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म से पेमेंट हुआ है, तो अगर फर्म से पेमेंट हुआ है तो उसको प्रॉफिट भी कम मिला है, तो आगे जाके अगर सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो वो तो उसको चाहिएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट उसको पहले कम मिल चुका है, क्योंकि पूरा का पूरा खर्चा में ले लिया था, समझा अंजू। अगर हम खर्चा देखो, मान के चलो कि तुम्हारा 12,000 रुपया खर्चा है और तुमको ये बोल दिया कि तुम अगर आज इंश्योरेंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर सरेंडर कर देगा तो तुमको 6,000 रुपया मिल जाएगा। तुम खर्चा में कितना लिया 12,000, तुम लोग तीनों पार्टनर है, तुम लोग प्रॉफिट कमाया था 42,000, बट तुम इंश्योरेंस प्रीमियम तुम लोग का मिला के फर्म पेमेंट कितना कर दिया, तो बचा प्रॉफिट कितना, तो तुम लोग तीनों जन 10,000 रखेगा। अब तुम सरेंडर, तुम क्या है, तुम रिटायर होकर चला जा रहा है, तो तुम रिटायर होकर जाएगा तो पॉलिसी सरेंडर करेगा, सरेंडर करने से पैसा आएगा, वो पैसा ये लोग दो बांट लेगा, वो तो गलत है, उस पैसा में भी तुम्हारा भी हक है। क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम पे हुआ वो तुम्हारा प्रॉफिट से पे हुआ है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ था वो तुम्हारा प्रॉफिट से पे हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे से भी हुआ, उससे भी हुआ, इसका भी हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा खर्चा में ले लिया तो तुम लोग को प्रॉफिट तो कम ही मिल गया ना। अगर वो खर्चा में नहीं लेता तो तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिलता कि नहीं मिलता,
ठीक है, ये तो हो गया जेएलपी ट्रीटेड एक्सपेंस, कि हम लोग जेएलपी को पूरा खर्चा में ले लिया, उसके बाद जो पैसा आया वो पार्टनर्स में बच जाएगा। तो खर्चा में लेने के मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट वो लोग का कम मिला, वो लोग को प्रॉफिट कम मिला तो बाद में आगे जाके मिल गया ना। हाँ हाँ, मान लो कि ये ना 6,000 मत पकड़ो इसको, एक काम करो तुम लोग 9,000 पकड़ो इसको, कि हम लोग 12,000 प्रीमियम दिया था, हम लोग को 9,000 सरेंडर करने के टाइम 9,000 रुपया मिल गया, तो हमको बैंक में पैसा आया अपना 9,000 और जेएलपी में हम लोग 9,000 क्रेडिट कर देगा, फिर जेएलपी को वापस से 9,000 डेबिट करके जो जेएलपी जीरो हो जाएगा ना, एक बार क्रेडिट भी कर दिया एक बार डेबिट भी कर दिया, जेएलपी जीरो, और सब पार्टनर को 3,000 मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अपना खर्चा कितना हुआ था 12,000, बट 9,000 तो मिल गया, 3,000 ही खर्चा में गया, तो पहले 4,000 का वो लोग को सबका लॉस हुआ ना, 4,000 का, 3,000 बाद में मिल गया, तो 1,000 का ही लॉस हुआ सबका, तो एक्चुअल खर्चा है अपना। यू गेट जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब आ जाओ जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट। अच्छा, जेएलपी को एसेट के हिसाब से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अब जैसे मान लो कि इससे पहले वाला केस में हम लोग सरेंडर वैल्यू को इग्नोर किया था, हम लोग बोला, हम लोग को पता है कि हमको जाके 9,000 रुपया मिलना है, बट 9,000 का हम लोग कुछ भी एंट्री नहीं किया था, वो जब मिलेगा तब देख लेगा, बट हम पूरा का पूरा 12,000 रुपया खर्चा कर लिया था, तो पूरा 12,000 खर्चा किया, तो पीएल में भी हम लोग पूरा 12,000 लिया। अब ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस में ये होता है कि हम पहले तो पेमेंट का एंट्री है, ठीक है ना, पेमेंट का एंट्री सेम ही होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक 12,000 पे कर दिया, बट हमको पता है कि आज का डेट में अगर हम सरेंडर करेगा तो हमको 9,000 रुपया मिलेगा, तो मेरा 9,000 का एसेट हुआ कि नहीं हुआ? आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा हमको 9,000, अगर सरेंडर किया तो ठीक है, हम खर्चा में 3,000 ही ले लेते हैं। तो हम पीएल में कितना इस बार ट्रांसफर किया? 12,000 हम पेमेंट किया है, बट 12,000 में 9,000 रिटर्न आ जाएगा मेरे पास अगर सरेंडर कर दिया तो मेरा खर्चा तो 3,000 ही हुआ, तो हम पीएल में कितना लेगा? 3,000 लेगा, ठीक है। तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अकाउंट बनेगा उसमें क्या है, पहले तो हम लोग डेबिट साइड में दिखा दिया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद पीएल में ले लिया 3,000, तो बैलेंस कितना रह गया? तो हम तुम लोग को बोला था ना कि जो भी खर्चा इनकम होता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, बट अगर कुछ रह जाता है तो वो एसेट हो जाता है, अगर बैलेंस बीडी सीडी रह जाता है तो उसका मतलब वो एसेट या लाइबिलिटीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस साइड में वो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में होकर वापस ओपनिंग बैलेंस किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड में, इसका मतलब ये एसेट हुआ। तब क्या होगा, बैलेंस शीट में ये 9,000 रुपया यहाँ पे एज एन एसेट दिखा देगा ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, 12,000 की जगह प्रॉफिट सेम वही 42,000, 3,000 प्रॉफिट, तो बचा कितना? 39,000। अब पीएल अप्रो बनेगा, 39,000 है तो तीनों जन में इक्वली बढ़ गया, 13 13 13। अब एक चीज नोटिस किया है क्या, हम लोग जब 12,000 खर्चा ले रहा था तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा था पार्टनर्स में? 10 10 10। बट यहाँ पे अगर हम एज एन एसेट कुछ अमाउंट ट्रीट कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट हमको ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? तो कोई भी खर्चा को अगर हम लोग एज एन एसेट ट्रीट कर रहा है तो इसका मतलब वो पीएल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो खर्चा में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। समझा अंजू? ठीक है। अब इस केस में अगर सरेंडर वैल्यू मिलता है तो पार्टनर्स में बटेगा? नहीं बटेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेनिफिट दे दिया ना 3,000 का यहाँ पे ज्यादा, पहले 10,000 दिया था, बट जब सरेंडर वैल्यू मिल गया तब बांट दिया, बाद में हम 3,000 का एक एंट्री किया था तो पार्टनर को 13 ही मिला, यहाँ पे डायरेक्ट ही पीएल अप्रो से ही 13 मिल गया है। तो इसका एंट्री क्या होगा, जो यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 9,000 रुपया, इसका क्या एंट्री होगा? अगर जो सरेंडर वैल्यू अगर हम लोग को मिलता है, हम दोनों को क्या बोला था, सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? 9,000 रुपया। तो जब सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो हमको जनरल एंट्री होगा बैंक टू जेएलपी 9,000 रुपया,
तो जेएलपी यहाँ पे डेबिट भी था 9,000, हम क्रेडिट करके खत्म कर दिया, बस बैंक में पैसा आ गया वो। ये समझ में आया? हमको दो तरह से ट्रीट करना है, एज एन एक्सपेंस, एज एन एसेट। एसेट होने से वो बैलेंस अपना बैलेंस शीट में दिखाएगा, सरेंडर वैल्यू दिखाएगा, और एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेगा तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी ना दो बातें, कि जैसे मान लो कि आज हम रिटायर होके जा रहे हैं, या तो आज का आज डेट पे सरेंडर वैल्यू तो मिलेगा नहीं, महीना 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है पॉलिसी का पैसा आने में। हम क्या करेगा, हमको जितना मिलना ना, एक बार बोला तुम लोग एक बार हमको दे दो, जब आएगा तो मेरा शेयर तुम लोग अपने आप में बांट देना, कर सकता है, जैसे गुडविल में किया था। ठीक है, तो वेयर द शेयर ऑफ जेएलपी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड थ्रू एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बीच में एडजस्टमेंट हो रहा है, जब आ रहा है तो हम जो पार्टनर रह गया वो लोग से एक बार ले लिया, जब पैसा आएगा तो तुम लोग दोनों रख लेना, तब हमको मत देना। मेरा जितना शेयर है, हमको पता है हमको इतना शेयर मिलना है, 3,000 हमको मिलना है, तो तुम लोग 3,000 हमको दे दो, आधा आधा दे दो, जब तुम लोग आएगा तो तब रख लेना तुम लोग। तो उस केस में देखो हम लोग एक किया था ना, जेएलपी 9,000 टू ए टू बी और टू सी में किया था 3,000 3,000 3,000। मान लो कि ये पैसा अभी तक आया नहीं, पहले हम लोग एक एंट्री और मारा था, बैंक टू जेएलपी मारा था, मान लो कि ये पैसा आया नहीं अभी तक, टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में है। हम बोल रहे हैं भाई हमको तो 3,000 रुपया मिलना ही है, दे दो, तो लोग बोला ठीक है ले लो। तो ए और बी का अकाउंट डेबिट, सॉरी ए और सी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना 1,500 1,500, और टू बी को दे देगा 3,000, बी को देके रवाना कर दिया। अब वो जो 9,000 आएगा वो ए और बी रख लेगा, जेएलपी टू ए टू सी 4,500 4,500। क्यों आया, कितना था 9,000 आया था, तो जब 9,000 आया तो 4,500 4,500 रख लिया। अच्छा ए और सी को कितना मिला 4,500, प्रॉफिट उसका 4,500 हुआ 3,000, क्योंकि ऑलरेडी ए और सी का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया था 1,500 1,500, तो मिला 4,500, 4,500 मिला है, बट ऑलरेडी डेबिट करके उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया 1,500 से, तो नेट उसको कितना गया है उसका कैपिटल अकाउंट में, ये वाला एंट्री है 3,000 ही मिलना था, सबको मिल गया। ये हो गया कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट। किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में, और रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विथ इज वेयर द शेयर ऑफ द जेएलपी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड थ्रू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये वाला एंट्री, ये वाला मान लो कि ऐसा हो सकता है ना कि हम बोल दिया कि आज हम रिटायर होगा, चलो ठीक है आज सरेंडर कर दिया, हम बोला 1 महीना और रुक जाओ, पैसा आएगा तो लेके चला जाना, कुछ भी हो सकता है। तो जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू जेएलपी होगा, और जब जेएलपी को बांट देगा हम लोग तो जेएलपी टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ठीक है, where the joint life policy account appears in the book on the date of, बुक्स में आने का मतलब बैलेंस शीट में आ रहा है। अब तो बैलेंस शीट में क्यों आ रहा है, उसको एज एन एसेट ट्रीट किया था, कुछ पार्ट एसेट के ट्रीट किया था, कुछ पार्ट एक्सपेंस को ट्रीट किया था। जो एक्सपेंस का पार्ट है वो उधर दे दिया, क्योंकि हमको पता है वो वैल्यू हमको नहीं मिलने वाला। 12,000 पे किया था, हमको पता 3,000 नहीं मिलेगा, 9,000 तो मिल जाएगा। मान लो बैलेंस शीट में वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जेएलपी का सरेंडर वैल्यू बताता, ठीक है ना। मान लो दिखा रहा है 6,000 रुपया, 12,000 पे किया था, बट हम लोग अंदाजा लगा के रखते हैं, हम लोग को एक्चुअल में पता नहीं होता सरेंडर वैल्यू कितना मिलता है, वो तो जब हम लोग जमा करते हैं तब हम लोग को पता चलता है, बट हम लोग बुक्स में थोड़ा ट्रांसफर करके रख देते हैं अपने को जितना अंदाजा होता है। ठीक है, तो हम लोग मान के चल रहा है कि अपने को 6,000 रुपया हम लोग को मिल जाएगा। तो इफ द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट इज लेस देन द सरेंडर वैल्यू, फिर जब हम लोग सरेंडर करने गया तो हमको पता चला कि हमको 9,000 रुपया मिलेगा सरेंडर वैल्यू, बुक्स में कितना दिखा रहा है, मिलेगा कितना, तो इसका मतलब ये जेएलपी का वैल्यू को हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा भाई 3,000।
तो इसका मतलब जेएलपी को हमको डेबिट करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी चीज आएगा हमको डेबिट ही तो करना पड़ेगा ना, एसेट है। तो हम जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर देगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जेएलपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 9000। अब सेम वापस सेम वही रिपीट एंट्री, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू पार्टनर्स, ठीक है। तो जेएलपी 9000 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वहां पे भी 9000 करके खत्म हो जाएगा। इफ द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट इज मोर देन द सरेंडर वैल्यू, मान लो यहाँ पे 9000 है बट सरेंडर वैल्यू बोल दिया, हमको उसको 6000 करना पड़ेगा, पहले कम करना पड़ेगा। डेबिट है, क्रेडिट करके कम करो। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से अगर हम लोग कम किया तो ऑब्वियस बात है लाइबिलिटी साइड से भी हम लोग को कम करना पड़ेगा। कहाँ से कम होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। अब हमको जब मिलेगा 6000 तो मेरा वही एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 6000, और फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ए टू बी और सी में चला जाएगा, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, एज एन एसेट भी कर लिया, एज एन एक्सपेंस भी कर लिया। Where the joint life policy account and the joint life policy reserve account appear in the books on the date of, मतलब जो बैलेंस शीट है यहाँ पे हम लोग का जेएलपी में सरेंडर वैल्यू कुछ दिखा रहा है 9000 रुपया, और यहाँ पे भी जेएलपी रिजर्व हम लोग का दिखा रहा है 9000 रुपया। ये दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना। सर को हम मैसेज किया है, देखते हैं सर क्या रिप्लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है देखो। अच्छा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कैसे बनाएगा, मान लो कि 12000 रुपया प्रीमियम पे किया, हमको पता है कि 3000 रुपया हमको नहीं मिलेगा, सरेंडर वैल्यू हमको मिल जाएगा 9000 रुपया सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। तो मेरा जो पीएल अकाउंट है, मान लो कि 42000 ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 42000, हम उसमें जेएलपी का ले लिया 3000 रुपया खर्चा, प्रॉफिट कितना बचा 39000। अब पीएल के बाद बनेगा पीएल एप्रो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर 3000 खर्चा ले लिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 9000 तो मेरा एसेट ट्रीट हो गया ना, बैलेंस तो रह जाएगा लेजर अकाउंट में। अब पीएल एप्रो अकाउंट बना तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 39000। जेएलपी रिजर्व बनाने का मतलब ये हो गया कि ये बोलना चाहता है कि अगर तुम एसेट ट्रीट कर रहे हो तो तुमको प्रॉफिट ज्यादा जा रहा है कि नहीं। अगर तुम एसेट ट्रीट कर रहा है तो मतलब खर्चा तुम कम दिखा रहा है तो तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। बट ये बोल रहा है कि तुम अगर पूरा का पूरा एज एन एक्सपेंस ट्रीट करता है तो मेरा प्रॉफिट कितना जाता है, सबको 10-10 हजार जाता कि नहीं जाता। तो ये बोल रहा है कि तुम जेएलपी रिजर्व एक टू बनाओ 9000 रुपया का, प्रॉफिट उतना ही ट्रांसफर होना चाहिए जितना एक्सपेंस के हिसाब से हो रहा है। अब होने से जेएलपी रिजर्व हम लोग 9000 बना दिया। अब हम लोग को ए बी और सी में कितना जाएगा 10,000 10,000 10,000। खर्चा के हिसाब से ट्रीट करता तो मेरा 13,000 जाता, सॉरी 10,000 जाता। खर्चा के हिसाब से ट्रीट करता तो, एसेट के हिसाब से ट्रीट करता तो मेरा 13,000 जाता। बट बोल रहे हो कि जीएलपी रिजर्व भी बनाओ, प्रॉफिट तो मेरा ज्यादा हो ही रहा है बट हम बांटेगा नहीं उतना, जाना उतना ही चीज जितना खर्चा के हिसाब से जाना चाहिए, मतलब 10,000 ही जाना चाहिए। तो जीएलपी रिजर्व हम लोग बना दिया 9,000। अब जो बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट में हम तुम लोग को अभी बताया ना, तो जो बैलेंस शीट बनेगा ना वहां पे एसेट साइड में दिखाएगा यहाँ पे जेएलपी 9,000 रुपया क्योंकि बैलेंस बच गया था लेजर का, और यहाँ पे जेएलपी रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर किया तो जेएलपी रिजर्व में यहाँ पे कितना दिखाएगा, ठीक है। यहां पे ये लिखा है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी स्टैंड क्रेडिटेड विद द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। कैसे सरेंडर वैल्यू उसको मिल गया, जब हम लोग एसेट ट्रीट करता है तो जो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी है वो ऑलरेडी उसका चला जाता है क्योंकि प्रॉफिट हम लोग कम दिखाया था इसलिए वो लोग को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया। तो यही चीज होता है
कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी स्टैंड क्रेडिटेड विद द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। एसेट दिखाने के हिसाब से अगर हम लोग कोई भी चीज को एसेट दिखा दिया तो प्रॉफिट हम लोग को ज्यादा चला गया है कि नहीं, बट इस केस में तो प्रॉफिट ज्यादा गया ही नहीं है ना, तो ये चीज में थोड़ा डाउट है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल दिया कि जेएलपी को जेएलपी रिजर्व के साथ एडजस्ट कर दो, बट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए पता है, बट करने से तुम लोग बुक के हिसाब से ही करो। मेरे हिसाब से ये होता है कि जब जेएलपी का 9,000 रुपया हमको मिलेगा तो हम ये एंट्री करेगा बैंक टू जेएलपी, ये करेगा 9,000 रुपया, तो ये 9,000 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट था क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, तो जेएलपी रिजर्व जो है ना डेबिट होके टू पार्टनर्स का ए बी और सी में चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये एंट्री होना चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल दिया कि जेएलपी को जेएलपी के रिजर्व के साथ एडजस्ट कर दो। ठीक है, अभी जो तुम लोग को जो पूरा पढ़ा है एसेट के हिसाब से ट्रीट करो, लाइव एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करो, वहां पे कहीं पे भी एक तो खर्चा का एंट्री नहीं बताया, वो तुम लोग को आएगा भी नहीं एग्जाम में, और सरेंडर वैल्यू का जो पैसा मिला बैंक का एंट्री नहीं बताया, वो डायरेक्ट कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट हुआ, बैंक का एंट्री नहीं आया, डायरेक्ट खाली बस दिखा दे कि बैंक का पैसा मिल गया है, बट वो एंट्री नहीं करना, तुम लोग को डायरेक्टली बोल दिया कि वो जेएलपी को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, हम लोग जो अभी यहाँ पे किया था सर वो जेएलपी एसेट पे ऐड, हाँ, यहाँ पे ये जो एंट्री किया है जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इससे पहले भी एक एंट्री होना चाहिए बैंक टू जेएलपी, बट वो बताया नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 32, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना का लिया है, 3 लाख। ठीक है, अच्छा ये 3 लाख रुपए प्रीमियम नहीं है, या तो टाइम कंप्लीट होने के बाद 3 लाख मिलेगा या मरने के बाद 3 लाख रुपए मिल जाएगा। सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन 31 मार्च 2015 इज, बोल रहा है कि आज का डेट में पहला साल अगर तुम लोग सेकेंड ईयर में अगर तुम लोग सरेंडर करेगा तो 15% मिलेगा, 3 साल बाद सरेंडर करेगा तो 20% या 25% मिलेगा, मतलब परसेंटेज जो सरेंडर वैल्यू होता है ना उसको परसेंटेज के हिसाब से। तो ये सेकेंड ईयर चल रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग को खाली 15% ही मिलेगा, प्रीमियम कितना दिया वो अभी तक बताया नहीं क्वेश्चन में, छोड़ो उससे मतलब नहीं। एक्स डिसाइड टू रिटायर ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 बोल दिया, पुराना रेशियो भी दे दिया, नया रेशियो भी दिया हुआ है। तो 5 necessary journal entries in each of the following cases. The joint life policy account does not appear in the books on the date, but the share of JLP of the retiring partner is to be credited through, दो तरह से कर सकता है, एक तो कैपिटल का एडजस्टमेंट के थ्रू और या जेएलपी का अकाउंट के थ्रू। अच्छा हमको कितना मिलेगा, 3 लाख का 15% कितना होता है, 45,000 होगा ना। अब ये जो 45,000 होगा वो किस रेशियो में बढ़ेगा, 4:3:2। तो जेएलपी अपना डेबिट, अच्छा इससे पहले भी एक एंट्री है बैंक टू जेएलपी, मिलने का भी तो एंट्री करना पड़ेगा अपने को, वो एंट्री नहीं है, डायरेक्ट तुम लोग को सेकंड वाला एंट्री से बता रहा है। ठीक है, एज्यूम करके चलो ये एंट्री हो चुका। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट वापस हम लोग डेबिट करके 45,000 इसको 3 क्या रेशियो, 4:3:2 रेशियो में बांट दिया। ठीक है, 45,000 समझ में आ गया कैसे निकला, 3 लाख का 15%। Joint life policy does not appear in the books on the date, but the share of JLP of the retiring partner is to be credited through adjustment in capital. अच्छा बी को कितना मिलना, रिटायर कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है पहला वाला। अच्छा एक्स को कितना मिलना चाहिए अपने को, 20,000 मिलना ही चाहिए, तो ठीक है एक्स का 20,000 हम क्रेडिट कर दिया, वो पहले ही वाई और जेड से ले लेगा। वही निकलेगा क्योंकि 4:3:2 था एक्स वाई जेड। अच्छा एक्स जा रहा है तो हम लोग अगर नया रेशियो नहीं दिया हुआ तो क्या होता है, तो क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:2 ही दिया हुआ है, तो यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 3:2 में हम लोग बांट लिया,
और जब पैसा मिल जाएगा पूरा ये 45,000 तो वो लोग वापस से 3:2 में अपने आप में बांट लेगा, अब एक्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बुक्स ऑन द डेट ऑफ, कितना है 36,000, हमको मिलेगा कितना, हमको मिलेगा कितना, बट बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है, तो जितना सरेंडर वैल्यू है वो ज्यादा है जितना बुक्स में दिखा रहा है। तो हमको पहले इसको ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 9,000, तो यहाँ पे 9,000 ऐड किया तो यहाँ पे भी 9,000 ऐड करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से जाएगा, एक्स वाई और जेड से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 9,000 टू एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है, और जब मिलेगा तो वो बाद में बढ़ जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बुक्स में अपीयर हो रहा है, तो वो दोनों को एडजस्ट कर दो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी लाइबिलिटी में आ रहा था तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट करके खत्म कर दिया, और वहां से एसेट साइड से जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।